शुरुआत करते हैं और मैं समझता हूँ एक बच्चा डेफ है, तो वंदना जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। तो वंदना देख लेंगी कि किस तरीके से होना है ना? तो वेलकम टू द क्लास BCD 205। ये है आपका इंक्लूसिव एजुकेशन का। कल हम लोग इसमें बात कर रहे थे, हमने मार्जिनलाइजेशन और इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में बात कर ली थी। हम पॉलिसीज एटसेट्रा पर बात कर रहे हैं और पॉलिसीज के आधार पर हम बात कर रहे हैं। आज बात करेंगे कि हमारी पॉलिसीज किस तरीके से डिसेबिलिटी की तरफ बढ़ रही हैं, किस तरफ से डिसेबिलिटी के आधार पर हम चीज़ों को अपने पॉलिसीज में बदलाव ला रहे हैं। जैसा कि मैंने कल भी आप लोगों को बताया था कि हमारे पास सबसे बड़ी समस्या है कि हम जब डिसेबिलिटी वाले बच्चों को या पीपल्स विद डिसेबिलिटीज को रेफर कर रहे हैं, एड्रेस कर रहे हैं, तो हमारी समस्याएं ये भी होती हैं कि आखिर हमारे पास क्या कोई ऐसा बंदोबस्त है कि जिससे मैं करना चाहूं तो मैं भी कर सकूं, कोई और करना चाहे तो वो भी कर सके। इन सबको मेन स्ट्रीमिंग में लाने के लिए अपने अपने प्रयास कर रहे हैं। तो ये महसूस किया गया कि किसी किसी व्यक्ति का अपना खुद का इंटरेस्ट होता है। वो ये कह सकता है कि भाई मैं तो मदद करूंगा, लेकिन सब कोई मदद करेंगे या नहीं करेंगे ये भी नहीं कहा जा सकता। और खास तौर पर हिंदुस्तान जैसी जगह में जहाँ पर हमारे रीजनल डिफरेंसेस हैं, हमारे रिलीजियस डिफरेंसेस हैं, हमारी विविधताएं बहुत तरीके की हैं। कुछ लोग धार्मिक हैं, कुछ लोग धार्मिक नहीं हैं। वो क्या उन लोगों के बीच में भी कोई इस तरीके के अंतर आते हैं कि डिसेबिलिटी वाले बच्चों को या लोगों के प्रति उनका कुछ अलग तरीके का व्यवहार हो? तो हम लोग इस बात के गवाह भी हैं और हम लोगों ने अपने ज़िंदगी में इन सब चीज़ों को देखा भी है कि अक्सर जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा धार्मिक होते हैं या धर्म के प्रति, भगवान को के प्रति ज़्यादा डेडिकेटेड होते हैं, वो इस तरीके से मानते हैं, अरे साहब क्या बताएँ, बस ऐसा है, इन बच्चों की सेवा करके हमें बड़ी खुशी मिलती है। ठीक, उनका ये वाला है। या ये है, अरे साहब इन बच्चों के लिए, इन लोगों के लिए कुछ करेंगे तो ऊपर वाला बड़ी दुआएँ देगा, ऊपर वाले के स्थान में पुण्य हम कमा रहे हैं। तो वहाँ पाप और पुण्य वाली स्थितियाँ आ जाती हैं। क्योंकि आप जानते हैं केवल हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में इस तरीके की चीज़ें चलती रही हैं, जहाँ विकलांगता को पूर्व जन्मों का फल माना गया और ये कहा गया कि भई उसके कारण से ये सब चीज़ें हम लोगों के सामने हैं। तो ये भी एक बड़ा मसला रहा। तो रिलीजियस मॉडल या सोशल मॉडल की जब हम बात करते हैं, तो सोशल मॉडल में डिसेबिलिटी और उसके प्रमोशन के लिए हम जब सोशल मॉडल को लेते हैं, तो वहाँ हमें धर्म, कर्म ये सब चीज़ें ज़्यादा दिखाई देती हैं। वहाँ ये कहते हैं कि पर्सन की जो स्थिति है, उसके लिए पूरा का पूरा पर्सन एक यूनिट की तरीके से वहाँ पर देखा जाता है। इसमें हम लोग एक व्यक्ति को ये मानते हैं कि चाहे वो पूर्व जन्मों का फल हो, चाहे वो कुछ और हो, उसकी फिजिकल, उसकी कल्चरल, कम्युनिकेशन, एटीट्यूडनल या ट्रांसपोर्टेशन टाइप की बैरियर्स को हम आम तौर पर चीज़ों को नहीं देखते। हम ये मान के चलते हैं कि भैया दया करो, पुण्य मिलेगा, अच्छा करोगे, पुण्य मिलेगा। ये सोशल मॉडल की बात है। ये सोशल मॉडल लगभग वही 16वीं-17वीं शताब्दी में बहुत ज़्यादा चला। 18वीं-19वीं शताब्दी तक आते-आते मेडिकल मॉडल आ गया। मेडिकल मॉडल बोलने लगा कि भाई व्यक्ति फॉल्टी नहीं होता बल्कि उसकी स्थिति जो होती है वो खराब या ज़्यादा हो सकती है। अगर मैं चश्मा लगाता हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं पूरा का पूरा ही खराब हो गया हूँ। चश्मा मेरी नज़र को सुधारने के लिए ज़रूरी है। हियरिंग एड किसी की हियरिंग को सुधारने के लिए है। व्हीलचेयर किसी के लोकोमोशन को सुधारने के लिए है। इसी तरीके से जो भी हम दूसरी चीज़ें कर रहे हैं, अल्टरनेटिव कर रहे हैं, वो हमारी उस कंडीशन को अल्टरनेटिव चीज़ें प्रदान करने के लिए बनी हैं। तो मेडिकल मॉडल ये कहता रहा और मेडिकल मॉडल ने ये भी कहा कि भई कोई भी स्थिति ऐसा कभी नहीं हो सकता कि सुधारने लायक ना हो। तो हम उसको सुधार के रास्ते पे भी अगर चलाना चाहें, तो हम चीज़ों को, बीमारी को ठीक कर सकते हैं, तो कंडीशन को भी ठीक कर सकते हैं।
इसी समय पर प्रोस्थेटिक्स एंड ऑर्थोसिस का जन्म हुआ और बहुत ज़्यादा वो फला फैला कि भाई जिसके पास में पैर नहीं है उनको एक नकली पैर बना के दे दिया जाए। जयपुर फुट का नाम आपने सुना, तो ये 19वीं 20वीं शताब्दी के काफ़ी डेवलपमेंट्स हुए। अब बात आती है कि हम दया, धर्म सब चीज़ें समझ ले रहे हैं, ओके। हमने ये भी मान लिया कि बीमारी सुधर सकती है, ओके। लेकिन एज़ ए पर्सन, व्यक्ति के तौर पर अगर हम बच्चों को या व्यक्तियों को देखें, तो क्या अ, ये बच्चे दूसरे बच्चों के साथ नहीं पढ़ सकते? तो जवाब आता है कि हाँ, पढ़ सकते हैं। पढ़ाएगा कौन? भाई मैं तो नहीं पढ़ा सकता। मेरा मानना है कि बच्चों को दूसरे साधारण बच्चों के साथ में नहीं पढ़ना चाहिए, इन बच्चों को अलग पढ़ाया जाना चाहिए। आपको याद होगा, यही सोच सेग्रीगेशन के लिए ज़िम्मेदार थी, स्पेशल एजुकेशन का जन्म भी इसीलिए हुआ कि अलग-अलग पढ़ाइए, ये बच्चे अलग तरीके से पढ़ते हैं, वो बच्चे अलग तरीके से पढ़ते हैं, इसलिए सबको अलग-अलग पढ़ाओ। ठीक है। तो टीचर्स का मानना रहा कि भई अलग-अलग पढ़ाइए। बाद में धीरे-धीरे जो ह्यूमन वेलफेयर के तौर पे काम कर रहे हैं, हेल्थ केयर में काम कर रहे हैं, रिहैबिलिटेशन पे काम कर रहे हैं, ऐसे बहुत सारे लोगों ने मिल के एक चीज़ को समझा कि अलग-अलग पढ़ाना, तो ऐसा हो गया कि हम एक पूरी सोसाइटी में छोटे-छोटे ग्रुप बना दे रहे हैं और हर ग्रुप के हिसाब से अगर हम उनको पढ़ाते रहेंगे या बताते रहेंगे, तो वो एक समग्र समाज का निर्माण, एक टोटैलिटी में एक समाज का निर्माण शायद नहीं हो पाएगा। ऐसा होगा कि एक बहुत बड़े समाज में छोटे-छोटे कई सारे समाज सैकड़ों, हज़ारों की संख्या में बन गए। तो ये समाज के लिए, एक देश के रूप में, एक राष्ट्र के रूप में, किसी भी चीज़ के लिए अच्छा नहीं माना जाता। जब बात चल रही है पूरी दुनिया को एक गाँव के रूप में देखने की, ग्लोबल विलेज के तौर पर देखने की, तो यहाँ पर ये भी बात आती है कि ह्यूमन राइट्स तो फिर सबके होने चाहिए। ह्यूमन राइट्स उनके भी होते हैं, तो अपराधियों के भी होते हैं, तो क्या दिव्यांग लोगों के अब ह्यूमन राइट्स नहीं होंगे? क्योंकि बेसिक तो एक ह्यूमन ही है। तो जब एक ह्यूमन के तौर पर उन्हें देखा गया, तब ये राइट बेस्ड अप्रोच की बात सामने आई। और राइट बेस्ड अप्रोच आज की तारीख में जो हमारी चल रही है, वो राइट बेस्ड अप्रोच है कि ये हमारा अधिकार भी है। राइट का मतलब है यहाँ पर अधिकार से, ये हमारा अधिकार भी है कि हम हर बच्चे को पढ़ाएं। ये हमारा अधिकार भी है कि सब बच्चे साथ पढ़ें। ये हमारा अधिकार भी है कि सब बच्चे साथ ही क्वालिटी एजुकेशन लें। कोई आदमी किसी और से पढ़े, कोई आदमी किसी और से पढ़े, तो ऐसी स्थिति में जब क्वालिटी वाइज डिफरेंसेस आएंगे, तब हम ये नहीं कह सकते कि किसको अच्छा पढ़ाया गया, किसको नहीं। वो अच्छा पढ़े या बुरा पढ़े, जो भी पढ़े, सब बच्चे एक साथ पढ़ें। सब साथ पढ़ेंगे, सब साथ इंटरैक्ट करेंगे, एक साथ सबल और समग्र सोसाइटी का निर्माण होगा। इस तरीके की ये बातें उठी। उसके बाद एक बड़ा ग्रुप था जिसमें हमने कंट्रीज की बात की। बहुत सारे बड़े कंट्रीज थे, ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज थे, जिसमें उनमें एक क्रॉनिकल या क्रॉनिक मेडिकल कंडीशंस के बारे में बात होती थी। इसीलिए उन्होंने हेल्थ केयर को अच्छा किया, रिहैबिलिटेशन, इंस्टीट्यूशनलाइजेशन को। बाद में एक बात चली, डी इंस्टीट्यूशनलाइजेशन। डी इंस्टीट्यूशनलाइजेशन, ये क्या मकसद है इस बात का? तो डी इंस्टीट्यूशनलाइजेशन एक बहुत बड़ा दौर चला, यूनिसेफ ने भी उसको सपोर्ट किया। पहला हम ये जान लें कि इंस्टीट्यूशनलाइजेशन क्या है। संस्थानीकरण। हमें संस्थान खोलने पड़ेंगे हर प्रकार के बच्चों की ज़रूरतों के हिसाब से। इसीलिए जब हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चों की बात होती है, तो उनके लिए ऐसे संस्थान खोले जाएं जो हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चों को ही पढ़ाने में सक्षम हो, एक्सपर्ट हों। ब्लाइंड बच्चों की बात आए तो केवल ब्लाइंड बच्चों के लिए भी इस तरीके के संस्थान खोले जाएं। इसीलिए आपने सुना कि बहुत सारी चीज़ें इसी तरीके से खुली, पूरी दुनिया में लगभग ऐसा ही हुआ। फिर बात आई डी इंस्टीट्यूशनलाइजेशन। जब हम डिसेबिलिटी को पूरी एक तरीके से एक ग्रुप मानते हैं, तो फिर उसमें भी अलग-अलग ग्रुप करने की ज़रूरत क्या है? ये एक बड़ा सवाल है। या अगर हम सब इंसान हैं,
तो फिर ये कहने की ज़रूरत क्या है कि हम में से एशियन कौन है, यूरोपियन कौन है, अफ्रीकन कौन है? फिर ये भी कहने की ज़रूरत क्या है कि एशियन में भारतीय कौन है और फलाने कौन है? फिर ये भी कहने की ज़रूरत क्या है कि भारतीयों में भी नॉर्थ के कौन है, साउथ के कौन है, सेंट्रल के कौन है, ईस्ट के कौन है? फिर ये भी कहने की ज़रूरत क्या है कि हम यूपी के हैं कि एमपी के हैं? फिर ये भी कहने की ज़रूरत क्या है कि हम ब्राह्मण हैं कि क्षत्रिय हैं कि ठाकुर हैं? कहने का मतलब ये है कि अगर हम पूरे एक समग्र तौर पर इंसान के रूप में देख रहे हैं, समस्या को समस्या के तौर पर देख रहे हैं, तो समस्या को सरल करने के चक्कर में, आसान बनाने के चक्कर में या दूसरी भाषा में कहें तो समस्या को बिल्कुल बेकार हाइलाइट नहीं करने के लिए हम उसको इतना बेकार कर देते हैं, इस समस्या को छोटे-छोटे ग्रुप्स में बाँट देते हैं। लिहाज़ा हुआ क्या कि जब दिव्यांगता या विकलांगता की बात उठी, तो सभी लोगों को एक ही ग्रुप होना चाहिए था कि ये विकलांग हैं या दिव्यांग हैं। जो भी पॉलिसीज़ डिसाइड हों, वो दिव्यांगों को ध्यान में रखने के बाद डिसाइड हों, ना कि हियरिंग इम्पेयर्ड के लिए, ब्लाइंड के लिए, ऑर्थोपेडिक के लिए, लर्निंग डिसेबिलिटी के लिए, फलाने के लिए, ढिमाके के लिए। उसमें क्या हुआ कि हर एक की समस्याओं का निर्धारण करते-करते जब पॉलिसीज़ बनानी शुरू हुई, तब सत्यानाश ये हो गया कि जो पूरा एक डिसेबिलिटी प्रेशर ग्रुप था, वो टूटना शुरू हो गया। वो अलग-अलग टुकड़ों में बँट गया। मैं अगर एचआई का टीचर हूँ, तो मैं एचआई के बच्चों की ही बात करूँगा, उन्हीं के भले की बात करूँगा। मैं ब्लाइंड बच्चों के भले की बात नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे ज़्यादा जानकारी उसके बारे में है भी नहीं। यहीं पर बात उठी क्रॉस डिसेबिलिटी अप्रोच की। यही बात आई कि अगर आप स्पेशल एजुकेशन पढ़ रहे हैं, अगर आप इंक्लूसिव एजुकेशन पढ़ रहे हैं, तो आपको टीचर होना चाहिए, सभी प्रकार की विकलांगताओं के बारे में जानना चाहिए। आपके पास अगर एक बच्चा ये कह के आ जाए पेरेंट्स कि साहब मेरा बच्चा ब्लाइंड है, आप मुझे बताओ कि मैं इस बच्चे के लिए क्या करूँ? तो मैं ये कह के नहीं बच सकता हूँ, भैया मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, मैं तो एचआई का टीचर हूँ, मुझसे तो एचआई वालों के बारे में बात करो। मैं ब्लाइंड के बारे में कुछ नहीं जानता। तो क्या एक स्पेशल एजुकेशन का टीचर इस तरीके की बात कहने के लिए सही होना चाहिए? तो समस्या यही उठी। तब एक पॉलिसी आई डी-इंस्टीट्यूशनलाइजेशन। उन्होंने कहा संस्थानों को खत्म कर दीजिए। ये जो छोटे-छोटे संस्थान आपने बना रखे हैं कि वीआई, एचआई, फलाना, ढिमाका, इन सब चीज़ों को खत्म कीजिए। आप व्यक्ति को, आप बच्चे को एक यूनिट मानिए और विकलांगता को एक ग्रुप मानिए। विकलांगता किसी भी प्रकार की क्यों ना हो, लेकिन उससे होने वाले इफ़ेक्ट, उससे होने वाला जो समाज से कटने वाली स्थिति है, साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स हैं, सोशियोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स हैं, एजुकेशनल इफ़ेक्ट्स हैं, फैमिली इफ़ेक्ट हैं, इंटरपर्सनल इफ़ेक्ट्स हैं, ये सारे के सारे उन सभी बच्चों में एक जैसे ही होते हैं। अगर वो समाज से कटे हुए हैं, तो वो समाज से कटे हुए हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि एचआई कटा हुआ है, वीआई नहीं कटा हुआ है, एलडी कटा हुआ है, एमआर नहीं कटा हुआ है। ये थोड़ी होता है। तो उन्होंने कहा इन सब चीज़ों को खत्म करो। तो जो सेंट्रल ईस्टर्न यूरोपियन के जो कंट्रीज़ थे, उन्होंने इन सब चीज़ों को ख़ास तौर पे जहाँ पर स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ की बात आई, उन्होंने यूनिसेफ के साथ मिलके इस तरीके से चीज़ों को कहा कि हम ऐसा नहीं करेंगे, हम जितने भी बच्चे हैं, उनको किसी भी संस्थान में जहाँ वो पढ़ना चाहें, वहाँ उनको हम एडमिशन देंगे और ये दौर धीरे-धीरे सन 2000 तक बहुत अ, ताकत के साथ आ गया और इसका रेट जो था 2000 से 2007 में तो बहुत तेज़ी से बढ़ा। अ, धीरे-धीरे जो स्थितियाँ आईं क्योंकि बच्चों के प्रति बहुत सारे अपराध भी होते रहे, तो डीइंस्टीट्यूशनलाइज़ेशन ने इन सब चीज़ों को जब डेवलप किया, तो डीइंस्टीट्यूशनलाइज़ेशन वाला जो मुहिम थी हमारी, उस मुहिम में सबसे बड़ा फ़ायदा हमें यही बात का मिला कि भई बच्चे चाहे कुछ भी क्यों ना हों, एक हमारे पास जो भी बच्चे आएँगे, वो इसी तरीके के होंगे और हम उन्हें किसी भी स्कूल में या इंस्टीट्यूट में पढ़ाना चाहें, तो हम पढ़ा सकते हैं। ये हमारी एक वो होनी चाहिए, क्या कहते हैं उसे? एक विल होनी चाहिए, एक हमारी जो
ताकत होनी चाहिए, वो इसी तरीके की चीज़ों के ऊपर होनी चाहिए कि हमारे बच्चे सब जगह पढ़ें। हम बच्चों को अलग-अलग तौर पर ये ना कहते फिरें कि भैया ये जो है इस तरीके से पढ़ेगा, ये उस तरीके से पढ़ेगा, वगैरह-वगैरह। यानी हमें पढ़ाना है तो कोई भी स्कूल, कोई भी चीज़ जो होनी चाहिए, वो हमारी अ, बच्चों को ध्यान में रख के पढ़ाए जाने के लिए संस्थान बनाए जाने चाहिए। हमें अलग-अलग संस्थान बनाने की ज़रूरत ना पड़े। तो ये एक जो बहुत बड़ा क्या कहते हैं अ, मुहिम 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 जानते हैं ना? मुहिम किसे कहते हैं? मुहिम क्या कहूँ मैं इसको? मुहिम को मुहिम मतलब एक जो सर नीति 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 मतलब सर यह उद्देश्य हाँ, तो सर ये नीति उद्देश्य कह सकते हैं सर, एक नीति मतलब सर बिल्कुल ये नीति यस कह सर सकते हैं या उद्देश्य कह सकते यस हैं सर सर। नीति नीति कहते हैं। तो इस यस तरीके की एक नीति बनाई गई। उसके बाद में बात चली कि भई उनके असेसमेंट हम कर नहीं पा रहे हैं, हमें पता ही नहीं चल रहा है कि हम असेस कैसे करें, उनका आइडेंटिफिकेशन कैसे करें, उनकी केयर हम कैसे करें। तो ये भी एक सवाल उठता है कि भई इस तरीके से रिलेटेड हमारे पास कोई पॉलिसी पहले तो थी नहीं कि हम उनका असेसमेंट करें कैसे। अक्सर डॉक्टर्स भी जब हमारे पास रेफर करते हैं बच्चों को, तो बच्चा जैसे बोल नहीं पा रहा है, सुन नहीं पा रहा है, तो पेरेंट्स को ये कहा जाता है, अरे चिंता मत करो यार, बोल जाएगा 2-4 साल। कुछ बच्चे देर से बोलते हैं। पता चला वो देर से बोलने के चक्कर में बच्चा हो गया 8 साल का, 9 साल का, 10 साल का, और अब भी नहीं बोला। तब डॉक्टर ने हाथ खड़े कर दिए, बोले साहब मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारा बच्चा जो है वो डेफ है। अरे भैया 10 साल में तुम अगर ये बात बता पा रहे हो कि बच्चा डेफ है, तो बच्चा जाएगा कहाँ? कौन उसको लेगा? कौन क्या करेगा उसका? अब भाग रहे हैं माँ बाप, लेकिन जिसके पास भी जाएगा, स्पेशल एजुकेटर के पास आएगा, थेरेपिस्ट के पास जाएगा, थेरेपिस्ट भी कह रहा है साहब बहुत देर हो गई, अब आपका बच्चा कम से कम 11 साल लेट हो चुका है, तो अब अगर हम इसकी स्पीच और लैंग्वेज स्टार्ट करेंगे बहुत टाइम लगेगा। अब रोने के अलावा, अफसोस करने के अलावा किसी के पास कोई नहीं होगा। तो अर्ली आइडेंटिफिकेशन, अर्ली असेसमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, चाहे वो कोई भी प्रकार की विकलांगता क्यों ना हो। लेकिन क्या हमारे पास ऐसी पॉलिसीज़ थी? तो फिर इनके बारे में पॉलिसीज़ बनाई गई, और ये पॉलिसीज़ चाहे आप मेंटल हेल्थ एक्ट में देखिए, और उसके बाद में बहुत सारी आपकी जो शिक्षा नीतियाँ आई उनमें देखो। लेकिन ये जब सही तरीके से हिंदुस्तान में अगर हम बात करें, तो ये शायद सबसे पहले हमारे पास आई जब आरसीआई एक्ट बनने के लिए नौबत आई, जब हमारे पास एक इंटरनेशनल ईयर फॉर डिसेबिलिटी मनाया जा रहा था 1981 में। उस समय पर ये बात उठी कि आप एक काम करते हैं कि डिसेबिलिटीज वाले बच्चों के लिए, लोगों के लिए जो 1 साल एड्रेस कर देना बहुत ज़्यादा नहीं होता, हमें बहुत लंबा समय चाहिए। तो उन्होंने कह दिया ठीक है, हम डिकेड फॉर द डिसेबिलिटीज को घोषित करते हैं। तो इंटरनेशनली यूनेस्को की तरफ से ये घोषित हुआ, और उसी दौर में हमारे पास नेशनल इंस्टीट्यूट्स बनाए गए। 84 में बने, 87 में बने, 89 में बने, बहुत सारे आपने देखे होंगे। तो नेशनल इंस्टीट्यूट बने। उनका काम ये कहा गया कि वो क्वालिटी सर्विसेज, बेसिकली क्वालिटी क्लिनिकल सर्विसेज वो देंगे डिसेबल्ड बच्चों को। ये पॉलिसी बनाई गई, और इसके आधार पर 4 नेशनल इंस्टीट्यूट्स का निर्माण हुआ, NIHH, NIBH, NIOH और NIMH। इस तरीके से बने। वो क्लिनिकल, बेसिकली क्लिनिकल सर्विसेज के लिए थे कि भाई डिसेबिलिटी वाले बच्चे आएंगे तो उनको इस तरीके की हियरिंग एड मिल जाए, कि उनको ब्रेल में किट्स मिल जाए, ये मिल जाए, वो मिल जाए। फिर धीरे धीरे ये हुआ कि केवल हम क्लिनिकल मॉडल के ही नहीं ले रहे हैं, चूंकि सोशल मॉडल हमारा अडॉप्ट हो चुका है, राइट बेस्ड अप्रोच भी आ चुकी है, आ रही है। तो बेहतर होगा कि हम उनको एजुकेशनल और सोशल सर्विसेज भी दें। तो उन्होंने एजुकेशनल सर्विसेज भी देनी शुरू करी, और वो भी दिया। फिर बात हुई कि भाई पूरे के पूरे जो बच्चों को हम एड्रेस कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं, सोशलाइजेशन करवा रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें जो लोग काम कर रहे हैं इस तरीके का विकलांग बच्चों के साथ, दिव्यांग बच्चों के साथ, कि उनकी क्वालिफिकेशन क्या है? क्या वो वास्तव में पढ़ के आए भी हैं, या वैसे ही हवा में डंडा घुमा रहे हैं?
क्या मालूम क्या कर रहे हैं, कि वो पढ़ भी रहे हैं, पढ़ा भी पा रहे हैं कि नहीं, उनकी क्वालिटी क्या है, उनकी क्वालिफिकेशन क्या है, आखिर कौन सी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए विकलांग बच्चों को पढ़ाने के लिए, ये एक सवाल उठा। चूंकि उस समय तक एनसीटी वगैरह आपकी कंट्रोल करती थी टीचर एजुकेशन को, तो टीचर एजुकेशन में इस तरीके का कोई भी मॉडल नहीं था कि जो विकलांग बच्चों को पढ़ाने के लिए बनाया गया हो। तब जरूरत महसूस हुई कि पूरी दुनिया में एक जैसी रिहेबिलिटेशन सर्विसेज स्टैंडर्ड्स होने चाहिए, एक जैसे स्पेशल एजुकेशन पॉलिसीज होनी चाहिए। तो हिंदुस्तान में भी, चूंकि एक सिग्नेटरी बॉडी था यूनिसेफ में, इसीलिए यहाँ पे भी यूनाइटेड नेशंस का वो मॉडल फॉलो किया गया और बनाया गया रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया। आपको मैं इसकी कहानी नहीं सुनाऊंगा कि वो कैसे बना कैसे नहीं बना, बस ये समझ लीजिए कि वो भी एक पॉलिसी थी, रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया। उसमें ये कहा गया कि जो विकलांग बच्चों के लिए जो मैन पावर है, डिसेबिलिटी सेक्टर में काम करने वाले, रिहेबिलिटेशन सेक्टर में काम करने वाले जो मैन पावर है, वो क्वालिटी उनकी मेंटेन करना, उनके करिकुलम को मेंटेन करना, उनके एक पूरे के पूरे उनके एड्रेसेस के साथ में उनका एक डेटाबेस बनाना, ये आरसीआई ने अपना काम किया। फिर धीरे धीरे आरसीआई ने अपने और कामों को फैलाया, तो कौन से इंस्टीट्यूशन खोलने हैं, कौन से नहीं खोलने हैं, क्या किधर अच्छा करना है, किधर बुरा करना है, वो सब चीजें चलती गई और आप लोग जानते हैं उसके बारे में। उसके बाद जो हिंदुस्तान में सबसे बड़ा मील का पत्थर साबित हुआ, वो हुआ आपका पीडब्ल्यूडी एक्ट। उसके बारे में आप लोग जानते ही हैं, मैं बार बार नहीं बताऊंगा। पीडब्ल्यूडी एक्ट उनके एजुकेशन के लिए सबसे बेहतर तरीके से आई हुई पॉलिसी अभी तक की है। और उसके बाद में बहुत सारी चीजें आई, फिर नेशनल ट्रस्ट एक्ट आया, उसका प्रोग्राम ऑफ एक्शन आया, फिर आपकी एजुकेशन पॉलिसी आई रही है, ये नई वाली जो बन गई, फिर उसके बाद में आरपीडब्ल्यूडी एक्ट आया, वगैरह वगैरह बहुत सारे। सवाल ये है कि इन सारी पॉलिसीज की जरूरत हमारे पास क्यों महसूस हो रही है? उसके पीछे दो बड़े कारण हैं। पहला है स्टिग्मा एंड प्रेजुडिस। पहला है स्टिग्मा, दूसरा प्रेजुडिस। स्टिग्मा, हमारे मन में कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार की कोई पहले से भ्रांति, तथ्यों के प्रति मिथ्या चीजें, वो सब हमारे मन में बनी हुई हैं। जैसे आप लोग कभी अक्सर ट्रेनों में जाते हो, इधर उधर जाते हो, और आपने देखा होगा कि मांगने वाले आ जाते हैं आपके पास। अब मांगने वाले कई तरीके के हैं, कुछ बूढ़े लोग हैं मांगने वाले, कुछ जवान लोग हैं, कुछ औरतें हैं, कुछ बच्चे हैं, कुछ दिव्यांग हैं, और कुछ किन्नर भी हैं जो ट्रेनों में अक्सर ताली बजा के मांगने आ जाते हैं। आपने अक्सर सुना होगा, यार दे देना चाहिए, कोई मांगने वाले को अपने दरवाजे से खाली हाथ नहीं जाने देना चाहिए, अच्छी बात है। ये हमारा जो है, ये तौर तरीके हैं हमारे। लेकिन किन्नरों के बारे में जब कहते हैं ना, साहब उनकी बददुआएं मत दो, जब ये मांगने आए तो इनको खाली हाथ बिल्कुल मत भेजो, कुछ ना कुछ जरूर दे दो। इसीलिए आपने देखा होगा कि अक्सर वो लोग बदतमीजी भी कर देते हैं, कभी मजबूरियां भी हैं, कभी कुछ भी है, कभी कुछ। तो ये सब चीजें हमारी चलती है, ये स्टिग्मा है। हम ये मान के चलते हैं पहले से कि दिव्यांग लोग हैं, ये यार कोई पढ़ लिख के कलेक्टर तो बनने से रहे, क्या करेंगे बेचारे पढ़ के। ये बेचारा जो शब्द है, ये हमारा स्टिग्मा है। प्रेजुडिसेस हैं, अरे यार इनको ज्यादा पास मत बिठा लो, ठीक है यार काम कर लो, ये तो अब पुराने जन्म में इन्होंने तो कुछ ना कुछ ऐसा किया था और इसके कारण से ये तो भोग ही रहे हैं, यार हमारा जन्म नहीं खराब हो जाए, इसलिए इनको कुछ ना कुछ मदद करते रहना चाहिए। ये जो प्रेजुडिस हैं, ये जो हमारे दुर्भावनाएं कहना चाहिए, या जो हमारे मिथ्या भ्रांतियां हमारे मनों में विकसित हुई हैं, ये आज से नहीं है, और ना ही ये केवल अकेले हिंदुस्तान में है, ये पूरी दुनिया में है। दुनिया में है भी, थी भी, और रहेंगी या नहीं ये तो नहीं मालूम, लेकिन हाँ, पूरी दुनिया की सरकारें इसी चीज को सोचती हैं कि ये जो स्टिग्मा और प्रेजुडिस है, हम इसको कैसे खत्म करें, कैसे हम इसको दूर करें, कैसे हम ये माने। कुछ लोग वालों के साथ में बैठना भी तक है, क्या छूना भी हम लोग पसंद नहीं करते थे कभी किसी जमाने में। ये जो छुआछूत की भावना है, ये चाहे डिसेबिलिटी के प्रति हो, चाहे जातियों के प्रति हो, चाहे धर्मों के प्रति हो, ये तो रही, हमेशा से रही। लेकिन सरकारों का प्रयास क्या है कि हम इस चीज को पहले खत्म करें, और वो कैसे होगा?
वो ऐसे होगा कि हम सबसे पहली चीज जो सही है उसके बारे में लोगों को बताएं। हम लोगों को ये बताएं कि ये पुराने जन्मों का पुण्य प्रताप नहीं है, ना फल है, ये है किसी न किसी प्रकार की बायोलॉजिकल डिफेक्ट्स या हमारे डेवलपमेंट के दौरान होने वाले कोई ऐसे हैजार्ड्स, कोई ऐसी दुर्घटनाएं जिनके कारण से हमारे शरीर के साथ ऐसा कंडीशन आई, और ये कंडीशन किसी के भी साथ हो सकती है। जरूरत है उन चीजों को रोकने की। तो इसी के आधार पर डिसेबिलिटी एजुकेशन की बात आई, अवेयरनेस एजुकेशन की बात आई, और इस तरीके से बहुत सारी चीजें इन पॉलिसीज को बनाने के लिए जिम्मेदार हुई। यहां तक बात समझ में आई आप लोगों के? यस सर। ठीक। अब बात आती है कि हमारे ह्यूमन राइट स्टैंडर्ड्स हम कैसे फॉलो करेंगे। तो कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड करके एक यूनाइटेड नेशंस की तरफ से, और बहुत सारे दुनिया के देशों ने इस पर साइन किए, इस कन्वेंशन में पार्टिसिपेट किया। वहां पर बात आई कि एक होलिस्टिक ह्यूमन राइट्स ट्रीटी बनाई जाए, एक ऐसी संधि पत्र बनाया जाए जो पूरा ह्यूमन राइट्स को एक समग्र तौर पर सुनिश्चित करता हो। इसमें सोशल ह्यूमन राइट्स भी हैं, इकोनॉमिक राइट्स भी हैं, कल्चरल राइट्स भी हैं, सिविल राइट्स भी हैं, पॉलिटिकल राइट्स भी हैं, एंड प्रोटेक्शन ऑफ द राइट्स ऑफ चिल्ड्रन भी हैं। इसी के आधार पर जब आप देखते हैं तो हमारे पास एक नई पॉलिसी दिखाई देती है, राइट टू एजुकेशन। तो सुना ही होगा, क्योंकि सभी का पढ़ने का बराबर का अधिकार है। तो जब बराबर का अधिकार है तो बराबरी से पढ़ने का अधिकार भी होना चाहिए। राइट फॉर नॉन डिस्क्रिमिनेशन भी होना चाहिए, राइट टू एजुकेशन भी होना चाहिए, राइट टू कन्वर्सेशन भी होना चाहिए। इसी तरीके से बहुत सारे राइट्स हैं। यहाँ पर मैं दो राइट्स की बात जरूर करूंगा जिसके बारे में शायद बहुत से लोगों को पता भी नहीं हो, या हो सकता है पता हो लेकिन उसको एक राइट के तौर पर कभी नहीं देखा गया। विजुअल इंपेयर्ड बच्चों के लिए एक बहुत बड़ी मुहिम पूरी दुनिया में चली थी, राइट टू ब्रेल। ब्रेल से पढ़ने का जो अधिकार है वो ब्लाइंड बच्चों का अधिकार सुनिश्चित है, सुरक्षित है। वो पढ़ना चाहते हैं तो ब्रेल से पढ़ाया जाना चाहिए, ब्रेल में चीजों को कन्वर्ट करके दिया जाना चाहिए। मुझे लगता है काफी ब्लाइंड बच्चे इसके बारे में जानते होंगे, हाँ या ना? हाँ या ना? यस सर। जानते हैं ना, शाबाश। तो ये एक राइट था, राइट टू ब्रेल। मतलब उनका ये कहना था कि हम पढ़ तो सकते हैं, हम सुन के भी पढ़ सकते हैं, लेकिन हमें ब्रेल में भी चीजें दी जाएं तो हमारे लिए ज्यादा बेहतर तरीके से होंगी। लेकिन इस ब्रेल, राइट टू ब्रेल को कितनी जगह सुनिश्चित किया गया, ये बड़ा सोचने वाला प्रश्न है। क्योंकि अक्सर हम लोग ऐसे कई ब्लाइंड बच्चों को जानते हैं, विजुअल इंपेयर्ड लोगों को जानते हैं जो ब्रेल पढ़ना लिखना नहीं जानते। सर ये समस्या सर हिंदुस्तान में ज्यादा है सर, हमारे देश में बहुत ज्यादा है सर। क्या है, अपने देश को बुराई नहीं करना चाहिए इतना नहीं सर, एक्चुअली सर लोग खुद बोलते हैं ना सर, मैंने कई बार देखा है कि नहीं सर, ये हिंदुस्तान को जानता है जिससे हिंदुस्तान को बोल रहा है वो, बाहर तो नहीं जानता है सर। हिंदुस्तान को जानता है जिससे हिंदुस्तान को बोल रहा है, बाहर वाले भी ऐसे होंगे सर। बिल्कुल बुराई सर उसमें ये है ना कि समस्या जो अगर होती है तो कहीं तक अगर स्टूडेंट की भी गलती होती है, कहीं स्टूडेंट को ब्रेल सिखाने वाले की भी गलती होती है। कुछ बच्चे हम अभी गलती की बात, अभी हम किसी के ऊपर दोषारोपण नहीं कर रहे, मैं एक समस्या के बारे में बात कर रहा हूँ कि ये जो समस्या है कि ब्रेल में पढ़ना कई ब्लाइंड बच्चे या विजुअल इंपेयर्ड लोग नहीं जानते या उतने प्रोफिशिएंट नहीं है। इसके बहुत से कारण हो सकते हैं। चूंकि ये पूरी दुनिया में ऐसा ही स्थिति है, ऐसा नहीं है कि केवल अकेले हिंदुस्तान में। चूंकि हम लोग हिंदुस्तान में रहते हैं, हम अपने आसपास की चीजों को जानते हैं, इसलिए हम लोग उसके बारे में बात कर लेते हैं। अब अमेरिका तो हम गए नहीं, कि जापान तो हम गए, इसलिए वहां की स्थिति हमें पता नहीं है। वहां के बच्चे वहां की बात करते होंगे। तो कुल मिला के स्थिति ये है
कि इसके बहुत से कारण हैं। इसके कारण ये भी हो सकते हैं कि उन्हें उस तरीके की सुविधाएँ नहीं मिली हों। ये भी हो सकता है कि सुविधाएँ मिली हों लेकिन उतना इंटेंसिव काम करने का अवसर ना मिला हो, अपॉर्च्युनिटी ना मिली हो। हो सकता है उतना एक्सेस ना हो। ये भी हो सकता है किसी ने इंटरेस्ट ही ना लिया हो। किसी ने ये भी हो सकता है कि उनको चूँकि अल्टरनेटिव इतने अच्छे दे दिए गए कि वो धीरे-धीरे बाकी सब चीज़ों से दूर होते चले गए। याद है ना एक डोडो नाम का पक्षी होता था। जब वो खाने की तलाश में था तो वो उड़ना भूल गया। तो चल-चल के खाता रहा। एक समय आया जब वो उड़ना बिल्कुल भूल गया और शिकारियों ने उसका शिकार कर लिया क्योंकि वो उड़ सकता ही नहीं था और खाना खाने के बाद इतना भारी हो गया था कि चलना मुश्किल हो गया था। तो लगभग वही चीज़ सब जगह पे रही कि हम ब्रेल शायद इसलिए भी नहीं सीख पाए कि हमें जब अल्टरनेटिव मिलने लगे तो हमारी डिपेंडेंसी अल्टरनेटिव्स के ऊपर बढ़ गई। लेकिन इसके बावजूद हाँ। सर एक रीज़न ये भी हो सकता है कि जैसे आपने बताया था कि एक बहुत लोग एज बढ़ने के बाद उनको स्वावलंबी होना होता है, तो सर हो सकता है जो पहले देख सकते हैं बाद में बाई एक्सीडेंट उनके साथ ऐसा कुछ हुआ, उन्हें भी ब्रेल नहीं आती। ये भी एक कारण हो सकता है। तो कारण हमारे पास बहुत सारे हैं। लेकिन ये जो मुहिम थी, ये जो पॉलिसी थी, ये जो अधिकार था कि राइट टू ब्रेल, ये अपनी जगह पर बड़ा सुरक्षित रहा और ये पूरी दुनिया में इसकी एडवोकेसी हुई, पूरी दुनिया में इसकी वकालत की गई। इसी तरीके से राइट टू साइन डेफ बच्चों के लिए एक मुहिम चलने की शुरुआत हुई, एक राइट टू साइन की बात हुई। अमेरिका में तो यहाँ तक भी हो गया कि एक बाकायदा एक आंदोलन हुआ जिसमें उन्होंने कहा कि वी वांट द डेफ प्रेसिडेंट। वो डेफ प्रेसिडेंट मूवमेंट चला दिया उन्होंने कहा कि अमेरिका में हर व्यक्ति राष्ट्रपति बन रहा है, राष्ट्रपति इतने सारे हो चुके, लेकिन अभी तक विकलांग बच्चों की कोई भी समस्या का समाधान नहीं किया गया। हम इस बात की डिमांड करते हैं कि राष्ट्रपति भी डेफ हो, जिससे कम से कम वो डेफ लोगों की बातों को इंटरनेशनल लेवल पर रख तो सकेगा। मुद्दा बड़ा जबरदस्त उठाया हम लोगों ने, हालांकि ये पूरा हुआ नहीं हुआ एक अलग बात है। इसी तरीके से कई संस्थानों में, कई जगहों पर इस तरीके की मांग हमेशा उठती रही है कि अगर हमें विकलांग लोगों की या दिव्यांग लोगों की अधिकारों को सुरक्षित करना है, उनके बारे में बात करना है, उनकी पॉलिसीज पर सही तरीके से एक्शन लिया जाना है, तो जो संस्थान हैं, जो खास तौर पर रिहैबिलिटेशन के संस्थान हैं, वहां तो कम से कम उनके मुखिया या उनके हेड्स ऐसे लोग होने चाहिए जो रिहैबिलिटेशन के फील्ड से ही हो। ऐसा बहुत जगह पर ये चीज उठी, यहाँ तक कि आपको याद हो, पता नहीं आप लोगों को पता है या नहीं, आरसीआई में ये डिमांड उठी थी कि आरसीआई का हेड या जो चेयरमैन हो या मेंबर सेक्रेटरी हो, वो स्वयं भी विकलांग होना चाहिए। और ये बात उठी कब से, जब मेजर एचपीएस अहलूवालिया मेंबर सेक्रेटरी बने, सॉरी मेंबर सेक्रेटरी कह रहा हूं, चेयरमैन बने। पहली बार ये डिमांड तब हुई, वो आर्मी के मेजर थे और एक बम हाथ उसमें ग्रेनेड हाथ में फट गया था, तो उनका एक हाथ पूरी तरीके से उड़ चुका था और उस तरीके से काफी प्रॉब्लम थी। उन्हें बनाया गया पहली बार चेयरपर्सन। ये बात तब जाके शांत हुई कि हाँ भाई एक चेयरमैन ऐसा भी बन सकता है। उसके बाद में तो आपको मालूम होगा कि जनरल कार्डोजो बने थे, लेफ्टिनेंट जनरल थे यान कार्डोजो। उनके हाथ अभी यही था कि लड़ाई के दौरान टैंक माइन पर उनका पैर पड़ गया था, पूरा पैर उड़ गया था। तो इस तरीके की आरसीआई में ये डिमांड उठती रही, यहाँ तक कि एक मूवमेंट ये भी चला कि मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एनवायरनमेंट में ऐसा जो डिपार्टमेंट है जो केवल दिव्यांगों के बारे में सोचता है, यानी डिपार्टमेंट फॉर एम्पावरमेंट ऑफ द पर्सन विद डिसेबिलिटीज, उसका जो अधिकारी हो, उसका जो चेयरपर्सन हो, उसका जो हेड हो, वो विकलांगता के क्षेत्र से ही होना चाहिए। ऐसी कई सारी डिमांड्स उठी और वो सही है या गलत ये फैसला आप लोग करेंगे, क्योंकि ये मैं नहीं बताने वाला हूँ। ये इसीलिए तो आप लोग पढ़ रहे हैं कि ये सही है या गलत, ये आपको तय करना है, जिससे कि एड्रेस सही तरीके से हो सके, समस्याओं का समाधान और समस्याओं को सही तरीके से परसीव किया जा सके। इसलिए ये डिमांड्स उठती रही।
खैर इस तरीके की कई सारी पॉलिसीज पर्सन्स ऑफ राइट्स फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज सीआरपीडी में, जैसे यूनाइटेड कन्वेंशन में कहा गया, यूएनसीआरपीडी इसीलिए बना। यूएनसीआरपीडी ने भी कहा कि भाई ठीक है कि ये भी दूसरे लोगों के तरीके से हैं, लिहाजा इनको भी हम बराबर का अधिकार देते हैं। तो जब राइट बेस्ड अप्रोच की एजुकेशन में बात होती है तो वहां पर कुछ अलग तरीके की पॉलिसीज, उसके लेजिस्लेशन और उससे रिलेटेड कुछ प्रिंसिपल बेसिकली सामने हमारे आ जाते हैं। तो हम कुछ सिद्धांतों की बात कर लेते हैं। राइट बेस्ड एजुकेशन का सिद्धांत बेसिकली क्या है? पहला है यूनिवर्सिटी एंड इनएलाइनेबिलिटी। यूनिवर्सल इनएलाइनेबिलिटी। इनएलाइनेबिलिटी का मतलब क्या है? आपको मालूम है कि सब चीजें एक दूसरे से कांटेक्ट में होने के बावजूद भी कोई दाएं जा रहा है, कोई बाएं जा रहा है, कोई किधर भाग रहा है, कोई किधर भाग रहा है। अगर विकास चारों दिशाओं में होने लगेगा, एक दूसरे से कहना चाहिए सिंक ऑर्डर में नहीं होगा, एसिंक्रोनस होगा, तो क्या होगा? वो विकास नहीं होगा, विनाश बन जाएगा। विकास कब होता है किसी चीज का? कि जब सब चीजें एक दूसरे से कोरिलेट होकर एक साथ काम करती हैं और एक दूसरे को बढ़ावा देती हैं, यानी सिंक्रोनस स्टाइल में होगा, तब वो बढ़ेगी चीजें, विकास माना जाता है। तो ये कहा गया कि ह्यूमन राइट्स जो दुनिया में हैं वो सब अपनी अपनी जगह पे हो सकता है ठीक हो, लेकिन एक दूसरे के प्रति सिंक्रोनस स्टेज में नहीं है, एक दूसरे के प्रति सुधारात्मक रूप से, एक दूसरे के प्रति सहयोगात्मक रूप से काम नहीं करते। अमेरिका में जो आइडिया एक्ट है वो अलग तरीके से काम करता है और इंडिया में पीडब्ल्यूडी एक्ट अलग तरीके से काम करता है। उसमें जो प्रावधान दिए गए हैं इंडिया में वो प्रावधान बिल्कुल नहीं दिए हैं। तो इस तरीके से देखा जाए, अगर हमारे यहाँ का बच्चा कल अमेरिका में जाके काम करने लगे तब क्या होगा? वो काम कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि वहां के एक्ट के हिसाब से ये पढ़ाई नहीं है इसकी और ये काबिल भी नहीं है, ना टीचर काबिल है, तब होगा क्या? तो उन्होंने कहा यूनिवर्सलिटी और इनएलाइनेबिलिटी ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। इन सबको हमें एक साथ लाना पड़ेगा, अलाइन करना पड़ेगा और यूनिवर्सल बनाना पड़ेगा। ठीक। दूसरा सिद्धांत है इंडिविजुअलिटी। चाहे व्यक्ति कोई भी हो, ह्यूमन राइट्स इंडिविजुअल भी होते हैं और दिखाई नहीं देते आमतौर पे, जैसे सिविल राइट्स, कल्चरल राइट्स, इन सब की सुरक्षा सुनिश्चितता होनी चाहिए। हर व्यक्ति को डिग्निटी के साथ जीवन जीने का अधिकार है। राइट फॉर डिग्निफाइड लाइफ या राइट टू डिग्निटी, इज्जत के साथ जीना सभी का अधिकार है। इसीलिए ये जो बात उठी कि विकलांग बच्चों का भी अधिकार जीवन जीने का है, और वो भी सिर्फ जीने का ही नहीं है, इज्जत के साथ जीने का है, इज्जत पाने का है। इंटरडिपेंडेंस और इंटररिलेटेडनेस, एक दूसरे से जुड़ा होना और इंटरडिपेंडेंट होना, एक दूसरे पर निर्भर भी होना, ये भी एक राइट है, ये भी जरूरी है। हम सब एक दूसरे के ऊपर जुड़े हुए हैं, हमारा काम एक दूसरे से ही चल रहा है। आज लॉकडाउन हो जाएगा, हमारा काम भी सब एक दूसरे के ऊपर निर्भर होकर चलेगा। भैया तुम बाहर जा रहे हो, एक काम करना यार, हमारे लिए भी ले आना। ये होता है कि नहीं होता है? लोग एक दूसरे के साथ काम करते हैं। जो दिव्यांग हैं वो किसी दूसरे दिव्यांग के ऊपर भी डिपेंडेंस होंगे, और वो जो नॉन दिव्यांग हैं उनके ऊपर भी डिपेंडेंसी हो सकती है। यहाँ डिपेंडेंसी की बात है और इंटररिलेटेडनेस की बात है। चौथा आता है इक्वालिटी एंड नॉन डिस्क्रिमिनेशन। मैं कई बार इसको बता चुका हूँ, ये इसके बारे में दोबारा नहीं बताऊंगा। फिर है पार्टिसिपेशन एंड इंक्लूजन। पार्टिसिपेशन जरूरी है, तब इंक्लूजन होगा। पार्टिसिपेशन ही नहीं होगा तो इंक्लूजन होगा ही नहीं। तो किसी भी चीज में कंट्रीब्यूट करने के काम हो, किसी भी चीज में पार्टिसिपेट कराने का काम हो, ये बहुत जरूरी है। और लास्ट होता है एम्पावरमेंट। एम्पावरमेंट नेचुरली ये सब चीजें हो जाएंगी तो एम्पावर्ड व्यक्ति हो ही जाएगा।
और अकाउंटेबिलिटी एंड रिस्पेक्ट फॉर द रूल ऑफ लॉ। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, लेकिन हमारे यहाँ इस चीज को फॉलो नहीं किया जाता। हमारे यहाँ मतलब इंडिया में खासतौर पर इस चीज को फॉलो नहीं किया जाता। हम राइट्स के बीच में भी दया और धर्म को घुसेड़ देते हैं। जब भी राइट्स की बात हो रही होती है, रूल के और उसके नियम और कानून की बात होने लगती है, तब हमारा धर्म बीच में घुसता है। इसके चक्कर में अकाउंटेबिलिटी कभी भी फिक्स नहीं हो पाती। राइट बेस्ड अप्रोच कहती है कि हर व्यक्ति को अकाउंटेबल अपने कामों के प्रति होना ही होगा, उसका उत्तरदायी भी वही होगा, वो चाहे दिव्यांग हो चाहे वो नॉन दिव्यांग हो। अगर आप किसी चीज को काम कर रहे हैं, अगर आप किसी चीज का फायदा उठा रहे हैं, तो उसके प्रति अकाउंटेबल भी आप ही होंगे। कैसे? व्हील चेयर बढ़ती हैं, ट्राइसाइकिल बढ़ती हैं। ये इसलिए कहा गया है कि कोई भी जो दिव्यांग व्यक्ति है, जिसे चलने फिरने में दिक्कत हो सकती है या लिमिटेड चलना फिरना है, उसकी मोबिलिटी को बढ़ाने के लिए हम उसको व्हीलचेयर या ये चीज प्रोवाइड करेंगे। लेकिन आप भी जानते हैं कि एक बच्चे एक आदमी के पास 4-4, 5-5 तक भी हैं व्हीलचेयर और ट्राइसाइकिल, और कई बच्चे ऐसे हैं जिनके पास एक भी नहीं मिल पाई है। बात अकाउंटेबिलिटी है, जिसने 4-5 इकट्ठी कर रखी थी, क्या ये उसकी जिम्मेदारी नहीं थी कि वो अपने ही जैसे किसी और बच्चे का अधिकार मार रहा था? उसको सुनिश्चित करता था यार चलो मुझे तो एक मिल गई, जब तक टूटेगी मेरे को दोबारा मिल जाएगी। कोई चीज ऐसी तो है नहीं जो दोबारा ना मिले। मेरे को जब जरूरत होगी तब मैं मांगूंगा, लेकिन किसी दूसरे का अधिकार ना मारा जाए। कितने लोग सोचते हैं ऐसा? ये एक अकाउंटेबिलिटी की बात सामने होती थी। तो हमारी जो बात है आ रही है कि कई तरीके के जो हमारी पॉलिसीज बनी है, राइट टू एजुकेशन हो गया, राइट टू इंक्लूसिव एजुकेशन हो गया, तो ये सारी चीजें हैं जो हमारे बीच में उठी हैं, वो इसीलिए बनी हैं। चाहे इनको सामाजिक सुरक्षा देने की बात होती हो, चाहे इनके आर्थिक सुरक्षा की बात होती हो, यानी सामाजिक सुरक्षा देने की बात होती है तो आपने देखा होगा कई सारी सोशल पॉलिसीज ऐसी हैं, जैसे रिजर्वेशन। तो रिजर्वेशन इसीलिए उठा। इकोनॉमिक या फाइनेंशियल सिक्योरिटी की बात होगी तो NHFDC से वो मिल जाएगा, क्या कहते हैं, लोन वगैरह, बैंकों से भी लोन मिल जाते हैं। तो कहने का मतलब है कि हमारी ये जो पॉलिसीज हैं ये सब इंटर रिलेटेड हैं, एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। बेसिक काम है कैपेसिटी बिल्डिंग का, कैपेसिटी बिल्डिंग होनी चाहिए, लोगों को ये पता होना चाहिए कि हम अगर इन सब चीजों का फायदा लें तो हम कैसे अपने काम करें। ये ना हो कि पता चला बैंकों से लोन ले लिया, चुकाना है नहीं, इसीलिए लेके और आराम से मकान बना के बैठ गए। अब कमाई कुछ नहीं, खत्म, जिंदगी वहीं पे खत्म। तो ये सब चीजें नहीं है, अकाउंटेबिलिटी भी उसी हिसाब से जरूरी है। अब मैं आपको एक काम देता हूँ, आप मुझे ये बताइए कि ऐसी कौन सी स्ट्रेटेजीज हैं या हो सकती हैं जिससे एजुकेशनल राइट को या राइट टू एजुकेशन को सुनिश्चित किया जा सके। मेरी चीज समझ गए? ऐसी कौन सी स्ट्रेटेजीज हैं या हो सकती हैं जिससे राइट टू एजुकेशन को सुनिश्चित किया जा सके? इस प्रश्न को लिख लीजिए, नहीं लिख पा रहे हैं तो सुन लीजिएगा दोबारा। मैं बताऊं? नहीं, ये आपका काम है, ये आप लोगों को करना है, आपको लिखना है। ओके सर। मैं एक फाइल शेयर करूंगा इसी ग्रुप में, आप उस लिंक को जब क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक फॉर्म खुल जाएगा, उसमें आप अपनी चीजों को लिख के भर सकते हैं। ये एक असाइनमेंट है, तो आप मुझे जमा करेंगे, ऑनलाइन ही जमा होगा। ब्लाइंड बच्चे मेरे ख्याल में लिख तो लेंगे ही नहीं। सर उसमें क्या है ना, जो उसमें इंग्लिश में समझाएगा, उसमें हिंदी रिलेटेड बहुत होते हैं। गूगल वाली हिंदी आती है, उसका एक काम ये कर सकते हैं कि आप लोग किसी वर्ड फाइल पर हिंदी में पहले टाइप कर लीजिए,
जी जी। और उसको उठा के कॉपी पेस्ट कर दीजिए वहाँ पे, हाँ ये हो सकता है सर, ये सही है ना। तो इस तरीके से कर सकते हैं। तो मैं आपको बता दूंगा क्या दिया मैंने मैंने ये कहा कि ऐसी कौन सी स्ट्रेटेजीज हैं। या सर हम लोग ऑडियो बना के भेज दें अपना एक। ठीक है, तो आप अपना ऑडियो भेज दीजिएगा और फाइल का नाम अपना नाम से देना। जी जी जी। जैसे मोनू सिंह नाम है तो मोनू सिंह ही उसका नाम हो, मोनू सिंह PCD 207 असाइनमेंट 1। जी ओके सर। ऐसे ही मोनू ठाकुर असाइनमेंट PCD 207 असाइनमेंट 1। ओके सर। ठीक है, इस तरीके से लिख दे देंगे तो भी चल जाएगा। मेरे को आप ईमेल भी कर सकते हैं। ठीक ठीक। जी सर। क्योंकि मैं जानना चाहता हूँ कि आपके अपने विचार क्या हैं। ऐसी कौन सी स्ट्रेटजीज हैं या हो सकती हैं जिससे हम राइट टू एजुकेशन को प्रमोट करें या सुनिश्चित करें। ओके जी सर। ठीक है। तो अभी मैं इसका भी कोशिश करता हूँ भेजूं। हाँ सर, यस सर, यस सर। सर कब तक देना है? आपको पता चल जाएगा, 2-1 दिन के अंदर जमा कर दीजिएगा। यस सर। सर जो आपने हम लोग को कल रिकॉर्डिंग भेजी थी हाँ वो सर और एक्सट्रैक्ट नहीं हो रही है सर, कोड एक्सट्रैक्ट लिख के आता है सर। वो एक्सट्रैक्ट हो जाएगी, कंप्यूटर पर करेंगे ना तो हो जाएगी। सर मैं बताना चाहता हूँ क्योंकि ग्रुप में कई सारे लोग जुड़े हुए हैं, तो सर इसमें बताना थोड़ा सही रहेगा। जो सर आपने फाइल भेजी थी उसको एक्सट्रैक्ट ऐसे करना है कि आप जब उसको व्हाट्सएप में ओपन करते हैं तो उसके बाद में बोलता है वो कि कैन यू सर्च ऑन प्ले स्टोर। तो उसके बाद आप प्ले स्टोर में जाएंगे तो वहाँ पर एक एप्लीकेशन आता है, उसको आप इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल करने के बाद फिर वो आपसे पूछेगा कि आप किस फॉर्मेट में इसको एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं। आपको जिस फॉर्मेट में करना हो उसी फॉर्मेट में वो आपको ऑप्शन देगा कि आप इस पे टिक करें या इस पे टिक करें। और एक ऑटोमेटिकली टिक रहता है, तो अगर आप इसी पे करना चाहेंगे तो उसी में हो जाएगी। उसके बाद आपका ऑडियो या वीडियो बन जाएगा। बिल्कुल सही है। ठीक है, आपको लेकिन एप्लीकेशन इसके लिए डाउनलोड करना पड़ेगा। ये विमरार की फाइल है, रार फाइल है, जिप फाइल है। इसको अनजिप करने के लिए आपको एक प्ले स्टोर पे फ्री का मिल जाएगा अनजिप करने का, और आप इसको MP4 में डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, और ये वीडियो फाइल है, वीडियो के साथ में चलेगी, तो आप सुन भी सकते हैं, देख भी सकते हैं। ठीक। ओके।